नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहला पार्ट हो गया था। चूँकि महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन है वो थोड़ा सा बृहद है, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 पार्ट में, जैसा कि मैंने बताया था, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला पार्ट आप लोगों को पहुँच चुका है, अगर जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। और दूसरा पार्ट जो आज हम लोगों का है, जिसमें हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हम आपके लिए लेके आए। यहाँ आपका सेकंड पार्ट में पूरा जो गांधी जी की शिक्षाएं हैं या दर्शन है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लगातार वीडियो आपका डीएलएड का मिलता रहेगा आपको। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने वहाँ पे शिक्षा के अर्थ तक की बात बता दी है। शिक्षा के अर्थ के बाद में आपका आता है शिक्षा के कुछ सिद्धांत थे गांधी जी के शिक्षा के सिद्धांत क्या थे, इन पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला सिद्धांत उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि 6 से जो 14 वर्ष के बालक होने चाहिए वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने चाहिए। देखिए, तो आपका 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा है वो 2009 का जो आपका RTE है, राइट टू एजुकेशन, वहाँ पर वो लागू हो जाता है 2007 से। जो 2009 में जो आपका अधिकार है 2009 में वो पारित हो गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, और इसको लागू करने वाला भारत 135वां देश बन गया था। ठीक है, तो वहाँ तो 2009 में ये प्रक्रिया पूरी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी योजना में, अपने सिद्धांतों में ये बात पहले ही बता दी थी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बात इन्होंने बताई है कि शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो आपका जो है मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा क्यों होनी चाहिए? देखिए, बालक जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश की भाषा, बोली और जो वहाँ के रीति रिवाज है उनको आसानी से समझ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो मातृभाषा होनी चाहिए उसी से पढ़ाई करानी चाहिए बालकों को। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका आता है शिक्षा के जो मानवीय मूल्य हैं उनका विकास करना चाहिए। मानवीय मूल्य क्या है? देखिए, मानवीय मूल्य में आपका आता है जैसे किसी की मदद करना, झूठ ना बोलना, सहभागिता दिखाना, सहायता करना, लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन क्रिएट करना जिससे लोग आपसे प्रभावित हों, आपकी शिक्षा से प्रभावित हों और आपको वह एक अच्छे नागरिक के तौर पर देखें। ये आपके मानवीय मूल्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है जो शिक्षक, जिसे शिक्षा इस प्रकार हो जिसमें नवयुवक जो होता है वह बेरोजगारी से थोड़ा मुक्त हो जाए। बेरोजगारी से मुक्त हो जाए कहने का मतलब है शिक्षा आपको इस प्रकार की नहीं देनी है कि वो शिक्षा लेता रहे और उसके वो कोई कार्य ना आए भविष्य में। शिक्षा आपको इस प्रकार से देनी है कि शिक्षा जो उसको मिले वह उसके लिए रोजगार परक हो, जो उसे आजीविका का साधन बन सके। ठीक है, उसके बाद में आपका ये 3 और चौथा पॉइंट आपने पढ़ लिया। 4 पॉइंट में मुख्य बातें उन्होंने बताई हैं। ठीक है, ये आपसे सिद्धांत तो हो सकता है 2 नंबर में ना पूछे, 1 नंबर में पूछे, तो अगर ये पॉइंट्स आप लिख देंगे वहां पर तो आपको 1 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पॉइंट गांधी जी के वर्डिंग से ही लिए गए हैं। ठीक है, गांधी जी के कथन के अनुसार। उसके बाद में आपके आते हैं उद्देश्य। देखिए, जब कोई शिक्षा होगी तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा। ठीक है, उसमें पहला उद्देश्य जो आता है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। देखिए, जीविकोपार्जन कई बार शब्द आ रहा है या आजीविका कई बार शब्द आ रहा है, तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जीविकोपार्जन या आजीविका के लिए जो शिक्षा दर्शन है उस पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया है, तो सबसे ज्यादा बल गांधी जी ने दिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बल गांधी जी ने दिया है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए जीविकोपार्जन, मतलब शिक्षा बीमे की तरह कार्य करनी चाहिए। एक बार आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया तो लगातार आप उसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, उसके बाद में सांस्कृतिक उद्देश्य बताएं। सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है? जैसे आपने शिक्षा ग्रहण की है और आप किसी समाज, परिवेश, देश काल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ आपकी संस्कृति रही होगी या किसी ना किसी संस्कृति से आप जुड़े होंगे, तो उसका किस प्रकार से आप संरक्षण कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से बचा करके अपने भविष्य में अपने बाद आने वाली नस्ल को, अपने बाद आने वाली जनरेशन को उसको किस प्रकार से दे सकते हैं, ये बताने के लिए उन्होंने एक उद्देश्य रखा, सांस्कृतिक उद्देश्य। ठीक है, तीसरा उन्होंने रखा है कि पूर्ण विकास का उद्देश्य। ठीक है, देखिए, जो मैंने गांधी जी की शिक्षा की डेफिनेशन पढ़ाई थी उसमें एक वर्ड यूज किया गया है, चौमुखी विकास। ठीक है, मतलब शिक्षा वही है जो आपकी आत्मा, ज्ञान को, जो आपके हर प्रकार से आपका चौमुखी विकास कर सके, वही शिक्षा है। ठीक है, तो पूर्ण विकास का मतलब है कि आपका चौमुखी विकास हो जाए, तभी हम देखेंगे कि शिक्षा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। देखिए, नैतिक और चारित्रिक विकास हर शिक्षा के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है और हर शिक्षाविद ने ये बताया है। ठीक है, जैसे आपसे कभी लिखने को आ जाए शिक्षा के उद्देश्य से लिखिए, सिर्फ उद्देश्य आ जाए, ये न दें किसके हैं या किसी अन्य के लिख रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए शारीरिक, मानसिक
नैतिक, चारित्रिक, सर्वांगीण, ये 4-5 वर्ड आप याद कर लीजिए। आप चाहे जिस भी लेखक, राइटर या स्वयं का भी अगर आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है तो वहां पर भी आप ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये शब्द हर जगह पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई बाउंडिंग नहीं होती है इसकी कि नहीं आप इसी जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है ये चरित्र और नैतिक। चरित्र का मतलब है बालक के चरित्र से, ठीक है, उसका चरित्र भी उत्तम होना चाहिए, ठीक है। नैतिकता का जैसे अभी मैंने एक उद्देश्य आपको बताया था कि मानवीय मूल्य, तो नैतिक मूल्य भी वहीं से आते हैं, ठीक है। आप किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, आप किसी का शोषण ना करें, आप किसी के साथ गलत तरीके से बातचीत ना करें, आप सभी को सहजता प्रदान करें, आप सभी के साथ सद्भाव की भावना रखें, ये आपके नैतिक मूल्य हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है जो पॉइंट्स पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में लगातार पूछा जाता है, ठीक है, कि 1937, ये डेट आप याद कर लीजिए, 1937 में एक योजना शुरू की है गांधी जी ने, वर्धा योजना। चूंकि वर्धा में ये हुई थी इसलिए इसको वर्धा योजना कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है बुनियादी शिक्षा योजना। बुनियादी शिक्षा योजना। अभी बुनियादी शिक्षा योजना क्या थी? बुनियाद से जैसे शब्द ही आपको समझ में आ रहा है, बुनियाद का मतलब होता है जमीनी स्तर, ठीक है। तो बुनियादी स्तर मतलब जमीनी स्तर से आप किस प्रकार से बालक को पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने, और ये योजना तैयार हुई, तैयार कब हुई आपकी? 1937 में, मतलब 1937 में ये योजना तैयार हुई है और 1938 में ये स्वीकृति दे दी गई इसको कि हाँ अब इसे आप लागू कर सकते हैं, आप इसके माध्यम से आप शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि ये दोनों टर्म पूछे जाते हैं कभी कभी, क्या होता है, दे देता है वर्धा योजना की शुरुआत कब की गई, ठीक है। वर्धा योजना की शुरुआत 1937 में की गई। अगर ऑप्शन में है तो आप लगाइए, 38 ऑप्शन में है तो आप लगा दीजिए, ठीक है। दोनों में से एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछेगा स्वीकृति कब दी गई, तो आपको 38 लगाना है, ठीक है। स्वीकृति कब दी गई, 38 लगाना। शुरुआत कब की? शुरुआत का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए संविधान बनना शुरू हुआ, तो अगर वो संविधान 1950 में लागू हुआ, तो जब वो बनकर तैयार हुआ होगा, मान लीजिए वो कल बनकर तैयार हुआ, तो आपको पता है कि उसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो अब वो जब प्रक्रिया शुरू की गई होगी तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पहले प्रक्रिया शुरू की गई होगी ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये है कि 1937 में इसकी योजना तैयार कर ली गई थी और उसके बाद में 38 में इसको स्वीकृति दे दी गई थी और इसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसके नाम से यह प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। शायद 16 या 17 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये, तो एक बार देख लेते, हो सकता है पूछ दिया जाए। ठीक है, पहला तो है कि पाठ्यक्रम की अवधि जो है इसमें 7 वर्ष होती है, मतलब जो आपका बेसिक शिक्षा होती है उसकी पाठ्यक्रम की अवधि क्या होती है? 7 वर्ष, ठीक है। दूसरा क्या होता है? 6 से 14 वर्ष के लिए यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया था, ठीक है। तीसरा क्या है? इसमें सामाजिक और वैज्ञानिक तथ्यों को महत्व दिया जाता है, इसमें सामाजिक और वैज्ञानिक तथ्यों को महत्व दिया जाता है। चौथा क्या पॉइंट है कि समान पाठ्यक्रम व्यवस्था है, चाहे बालक हो या बालिका हो, दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम व्यवस्था होती है। एक जो नकारात्मक बात यहाँ पर है, जो इसकी विशेषता भी कही गई है कि अंग्रेजी की और धर्म की शिक्षा इसमें नहीं दी जाती है। किन 2 चीजों की शिक्षा वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना में नहीं दी जाती है? धर्म की और अंग्रेजी की। ये 2 बातें आपको याद रखनी, बहुत रेयर केस में है ये पूछा जाए, लेकिन अगर आप ये लिख देंगे तो इसका मतलब है शिक्षा आपकी काफी जांचेगा, उसको लगेगा कि हाँ आपने डीपली पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है सीधा सीधा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के लिए गांधी जी ने क्या बताया? देखिए, पाठ्यक्रम के लिए उन्होंने पहली बात तो हस्तपरक चीजें बताई हैं। हस्तपरक का मतलब है शिल्प। शिल्प क्या होती है? शिल्प ऐसी चीजें हैं जो आप हाथ से करके सीख सकते हैं और उनसे जीविकोपार्जन कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि शिक्षा वही है, कार्य आप वही सीखें जिससे आपका जीविकोपार्जन हो सके, जिससे आपकी आजीविका चल सके, ठीक है। तो पहला उन्होंने बताया आधारभूत शिल्प। आधारभूत शिल्प का मतलब हो गया जैसे आपका कटाई, बुनाई, लकड़ी, धातु के काम करना, लकड़ी से चीजें बनाना और उनको आप बेच करके अपनी आजीविका को चला सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने बताया कि मातृभाषा होनी चाहिए किसमें? पाठ्यक्रम में। जैसा कि मैंने ऊपर भी बता दिया, शिक्षा का माध्यम आपका पाठ्यक्रम जो है, जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाता है वो मातृभाषा है। तीसरा उन्होंने बताया है गणित। तीसरा उन्होंने गणित बताया है। उसके बाद उन्होंने बताया है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कला, ठीक है। ये सारी चीजें गांधी जी ने अपने पाठ्यक्रम में बताई। और अनुशासन के लिए गांधी जी ने कहा है कि स्वानुशासन। स्वानुशासन का मतलब है बालक स्वयं में अनुशासन रखे और स्वयं को इस प्रकार ढाल ले कि वह शिक्षा के माध्यम से अपने चौमुखी विकास को कर सके। तो यहाँ से गांधी जी आपके पूरे के पूरे डिटेल जो गांधी जी का शिक्षा दर्शन है वो समाप्त हो जाता है। अगले में हम लोग अगले शिक्षा विधि को जानेंगे, ठीक है। तो ये थे गांधी जी, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।